Hello students. Our topic for study is conservation of plants and animals. So when we talk about plants and animals, we say they all live in forests. So let's discuss it. The main component of these forests are trees. So here in this figure, I'm showing the different uses of trees like source of oxygen, fuel, wood, medicines, fodder, fencing, shelter, habitat. So let's do these important uses one by one. So the foremost use of these forests is that it is used as a fuel wood फॉर द रूरल पॉपुलेशन. आज भी हमारे गांव में जो सूखी लकड़ी है उसका इस्तेमाल ईंधन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह किया जाता है खाना बनाने के लिए फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फॉडर. फॉडर मीन्स क्या होता है बच्चे कि खाने के लिए, जैसे कि अगर घास खाने वाले जो हमारे हर्बीवोर एनिमल हैं वो कैटल्स एंड ऑल दीज ग्रेजिंग एनिमल्स जहाँ पर वो ड्राई एरियाज में रह रहे हैं, एरिड रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास नहीं होती है, हरी घास, या जब सूखा पड़ जाए ऐसी जगहों पे फॉरेस्ट जो है उसकी जो पत्तियां हैं पेड़ों की दैट इज़ यूज एज अ फूड. तो इसलिए हम इसे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फॉडर. Roots of these trees plays a very important role in binding the soil. Binding का मतलब होता है बच्चे कि उसको ना जकड़ के जोड़ कर रखता है. जैसे अगर आप एक छोटा सा पौधा ज़मीन से बाहर निकालो और आप देखो तो उसकी रूट्स में आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सॉइल के नज़र आएंगे. सो जो रूट्स हैं वो उसको बाइंड करके रखता है और कोई भी इरोजन मतलब टॉप मोस्ट लेयर जो रिमूव हो जाएगी नहीं तो तेज़ हवा से या पानी से, वो उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है. ऑक्सीजन, अर्थ पे जितनी भी ऑक्सीजन है दैट इज़ ओनली अवेलेबल through these forests, these trees, as they perform the process of photosynthesis. And next is honey. पर honey तो हमें honey bee से मिलता है. फिर honey bee क्या कंज्यूम कर रही है, that they use plant products. And next is fruits. You know fruits. आजकल आम का सीजन है, आपके फेवरेट फ्रूट है. These are obtained from the trees. They act as a natural habitat. हैबिटेट होता है होम. जैसे आपको कोई ढूंढने के लिए आएगा तो वो आपको कहाँ ढूंढेगा, आपके घर पर. उसी तरह से वाइल्ड एनिमल्स का जो घर है वो होते हैं दीज फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज हैबिटेट. अर्थ पे लाइफ का सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली थ्रू दीज फॉरेस्ट. हमने सारी यूजेस के बारे में किया. एक और हम इसकी यूज डिस्कस करेंगे, दैट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल आपकी एक प्रेयर में भी देखो, उससे सिंपल है. लाइंस कंसिडर करते हैं. सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके. दिस इज व्हाट वाटर साइकिल इज. evaporation of water, clouds formation and rainfall. So plants play a very significant role for life on earth. Now deforestation, as the picture is showing you, that is the cutting up of forest. Deforestation means clearing of forest and using the land for other purposes. What are those purposes? For cultivation, farming करने के लिए, agriculture purposes के लिए, building, factories बनाने के लिए, using wood as a fuel के लिए, and making of furniture. For that purposes, trees have been cut. Deforestation is also caused by nature. First is forest fire. पूरे का पूरा जंगल जल जाता है. आपने सुना भी होगा लेटेस्टली बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया. जहाँ पे एक बार आग लगी तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पूरा का पूरा जंगल जल जाता है. दूसरा है ड्राउट कंडीशन. एक्सेसिव ड्राउट कंडीशन में ट्रीज ऑल्सो गेट ड्राइड अप और पूरे के पूरे जंगल सूख जाते हैं. So consequences means harmful effect of these deforestation, global warming, rainfall का effect and the soil fertility. Let's talk about one by one. फर्स्ट इज जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पेड़ काट दिए हमने, ग्लोबल वार्मिंग, हाई टेम्परेचर हो जाएगा जिस वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा और रेनफॉल कम हो जाएगी. लीड्स टू पॉल्यूशन, ग्राउंड लेवल, बारिश कम है तो पानी ग्राउंड लेवल जो है वाटर टेबल उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा. दिस विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द नेचर. रेनफॉल और फर्टिलिटी इंटर रिलेटेड है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई.
दिस विल ऑल्सो लीड्स टू फ्लड्स, किसी जगह पे फ्लड आ जाएगा और किसी पे सूखा पड़ जाएगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज है कि अगर लॉन्ग रन में ऐसा फर्टिलिटी को सॉइल के नुकसान होता रहा तो दैट विल लीड टू डेजर्ट फॉर्मेशन, वो जगह डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी एंड दिस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की जो होती है उसको भी रिड्यूस कर देता है, मतलब कितनी देर मिट्टी में पानी रहेगा, दैट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो व्हाट इज द सोल्यूशन टू डिफॉरेस्टेशन? हम इसका सोल्यूशन क्या ढूंढेंगे? दैट इज रीफॉरेस्टेशन। दोबारा से उन्हीं जगहों पे ट्रीज को ग्रो करना, रिविजन, रिपीट, रीफॉरेस्ट, दोबारा से फॉरेस्ट लगाना इज रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन ट्रीज को रीग्रो करने के लिए उन्हीं जगहों पर जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई है देयर आर वेरियस मेथड्स विच आर अडॉप्टेड, पर हम एक लेटेस्ट डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्री प्लांटिंग ड्रोन्स। मीन्स उन्होंने ड्रोन्स ऐसे डेवलप किए हैं जो प्लांटेशन में हेल्प करते हैं उन एरियाज में, उन ऊंची दुर्गम स्थानों में, उन जगहों पे जहाँ पे मैनुअली खुद ह्यूमन जाके प्लांटेशन नहीं कर सकता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मेथड। See how these drones exactly help in the germination and in plantation. Drones, they carry a seed pod and flies at the height of 6 feet from the ground. और वो उतनी ही हाइट से 6 फीट की हाइट से ही वो फायर करेगा बुलेट, जैसे बुलेट थ्रो करता है ना, आपके पास टॉय गन होगी उसमें से वो बुलेट फायर करते हो आप लोग, सिमिलरली शूट करता है वो भी, और सीड पॉड एग्जैक्ट डेप्थ पे जाकर सॉइल में पहुंच जाता है। यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन इन्होंने आपको स्पेसिफाई इसलिए किया है क्योंकि देखो अगर सीड बहुत ज़्यादा नीचे गहरा लगेगा तो वो जर्मिनेट होके बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। और अगर वो सुपरफिशियल ऊपर ऊपर ही रहेगा तो क्या होगा, उसको बर्ड्स या वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वही कंज्यूम कर लेंगे। सो उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे, सीड को एग्जैक्ट पोजीशन पे सो करने में ड्रोन्स जो होते हैं हेल्प करते हैं और वो एक ही शॉट में उसको वहाँ सीड को प्लेस कर देते हैं। इन दिस वे इट इज़ हाईली बेनिफिशियल क्योंकि इतने छोटे कम स्पैन ऑफ टाइम में दे कैन रियली वर्क वेल। एक दिन में कम से कम वो 1 लाख ट्रीज तक की सोइंग कर देते हैं, मतलब बीज को बो देते हैं करीबन 1 लाख। सो दे वर्क रियली वेल। Now here So we here have to discuss two one terms. is flora, One is that is flora all the and plants, another जितने is भी पौधे fauna. हैं, Flora those means which are found flora, in a flower. particular area, Flora they means constitutes all a the plants which flora are found or in a particular area. वनस्पति इसे हम जात। क्या वर्ड यूज करते हैं? Similarly, प्राणी जात। जहाँ उसी पर तरह से बहुत जितने भी एक ही एनिमल्स एक स्थान पे पर्टिकुलर पाए जाने एरिया में वाले रह सारे रहे हैं, जानवरों के ऑल लिए, द एनिमल्स एनिमल्स विच के आर लिए हम फाउंड इन क्या अ वर्ड यूज पर्टिकुलर करते एरिया हैं? कॉन्स्टिट्यूट्स फौना फौना। या फिर फौना मीन्स प्राणी प्राणी जात। जात। छोटे बड़े जितने भी जानवर किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वो सारे कहलाते हैं फौना। और उसी एरिया में या किसी भी एरिया में पाए जाने वाले जितने भी पौधे, छोटे बड़े पेड़ जो भी हैं, उन्हें हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्लोरा। Biosphere. Let's try to understand this term. Bio means life. So biosphere means that part of the earth where living organisms can live. And that particular area should support the living organism. अब जब सपोर्ट की बात करें तो क्या होना चाहिए? एयर, वाटर, ये सब कुछ कंटेंट उसको जो रहने के लिए ज़रूरी चाहिए वो होना चाहिए. That is abiotic component. So let's try to understand with the help of an ecosystem. Ecosystem consists of two components. एक हम बोलते हैं क्या होता है उसका बायोटिक होता है, दूसरा क्या होता है एबायोटिक. बायो means life. So जो लिविंग पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बायोटिक कॉम्पोनेंट. और एबायोटिक में क्या आएगा? एटमॉस्फेयर, एयर, हाइड्रोस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर ये तीनों मिलके जो है एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं और उनकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुड बी अ प्लांट्स, कुड बी एनिमल्स, कुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे मिलके क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? बायोस्फेयर. नेक्स्ट टर्म इज बायोडाइवर्सिटी. बायो फिर से भी बताया मैंने क्या मतलब होता है? लाइफ. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इतनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की फॉर्म्स हैं, सारी की सारी फॉर्म्स को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बायोडाइवर्सिटी. कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इतनी डाइवर्स फॉर्म में, इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ फॉर्म से मिल रहे हैं. जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा कौन है, ह्यूमन बीइंग. एक छोटा सा मॉस्किटो से लेकर कलरफुल बटरफ्लाई से लेकर वाटर में रहने वाले जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, चाहे वो जेलीफिश है, चाहे वो स्टारफिश है, या ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल हम कंसिडर करते हैं एक्वाटिक लाइफ, और ट्री देख लो, कलरफुल फ्लावर्स देख लो, जो जो भी चीजें आप लिविंग कंसिडर करते हो दे आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना. तो आप इनको क्या बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करते हैं, बायोडाइवर्सिटी. सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी इंटर रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. अब मैंने आपको रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट अभी पिछली स्लाइड में समझाया कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट. एनवायरनमेंट इज व्हाट, एबायोटिक कंपोनेंट. नो, इंटर रिलेशनशिप विद बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम किससे समझेंगे, फूड चेन से. एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं प्लांट. प्लांट को कौन कंज्यूम करता है, कौन करता है, इंसेक्ट, उसके लीव्स को, राइट. इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल. सो दे कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन. और इसमें देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है. दिस इज हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन each other, and that constitutes their relationship. So biodiversity is a variety of living organisms, interrelationship, आपस की relationship, and relationship with the environment. So next is conservation of forest and wildlife. अब आपने पता चल गया आपको कि फॉरेस्ट होना क्यों ज़रूरी है, और डिफॉरेस्टेशन से पेड़ कट रहे हैं. फिर हम बोले नहीं, हमें ये ट्रीज तो रीग्रो करने पड़ेंगे, रिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी. तो हमें अपने जंगलों का संरक्षण और वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को संरक्षण करना है. तो वो क्यों ज़रूरी है और हम किस तरीके से करेंगे. अब क्यों ज़रूरी है तो हमने पढ़ लिया कि लाइफ ऑन अर्थ विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट दीज फॉरेस्ट, और एक इंटरैक्शन है प्लांट्स और एनिमल्स की, इसलिए वाइल्ड लाइफ का वहाँ होना भी ज़रूरी है. सो वन्य प्राणी और वनों दोनों को संरक्षण कैसे किया जाता है, लेट्स स्टडी दैट. तो हमने पढ़ा फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, फिर हमने बोला डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से भी कितना नुकसान हो गया, तो हमें वापस क्या करना पड़ा, फॉरेस्ट दोबारा से लगाने पड़े, रिफॉरेस्टेशन करने लग पड़े. फिर हमें बायोडाइवर्सिटी पढ़ा कि कितनी सारी डाइवर्स फॉर्म, कितनी सारी लाइफ फॉर्म्स जो हैं इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हैं. तो हमें इन सबको प्रोटेक्ट करना है. जितनी भी हमारी वनस्पति है या वन्य प्राणी है, हम चाहेंगे कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो इस पृथ्वी से गायब ना हो जाए. जस्ट लाइक डायनासोर, कितना बड़ा जानवर था, देखो पृथ्वी से गायब हो गया ना. तो अपनी एनवायरनमेंट हमारा ऐसा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म लाइफ की इस अर्थ पर रह सकें. उनकी कंजर्वेशन, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा चीज़ है कि उनके लिए क्या बनाए गए, प्रोटेक्टेड एरियाज. सो टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना इन their natural habitats, protected areas have been created by our government. So for the protection of these areas, few activities are prohibited. Prohibited का मतलब होता है कि they are not allowed in the particular area. गैर कानूनी मानी जाती हैं कुछ एक्टिविटीज, जैसे पोचिंग, हंटिंग, जानवर को पकड़ना, उनको मारना, पेड़ों को काटना, या अपने जानवरों को चरने के लिए उस एरिया में भेज देना, या 10-15 पेड़ काट के खेत बना देते हैं, साइड पे कोई नहीं देख रहा है, तो टू ग्रो द क्रॉप. ऑल दीज एक्टिविटीज आर not allowed in these protected areas. Now for the conservation of forest and wildlife, means वन्य प्राणियों के साथ साथ वनों के संरक्षण के लिए भी प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो बनाए गए हैं. और इन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमने पढ़े उनका 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है. उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे. पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इसको कहेंगे. नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या बोले जाते हैं, अभयारण्य, वन्य प्राणियों के लिए अभयारण्य. सो इन तीनों कैटेगरीज में क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज है, कैसी एक्टिविटीज होती हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम. सो फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया विच वी हैव टू कंसिडर इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र. बायोस्फीयर रिजर्व का जो पूरा एरिया होता है वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड होता है. कोर,
और फिर उसके बाद बफर जोन एंड आउटर मोस्ट इज अ ट्रांजिशन जोन। आप अर्थ का डायग्राम याद करो, है ना, डिफरेंट रीजन से कोर, मेंटल, आपकी बुक के बाहर भी पिक बनी हुई है ना, कोर, मेंटल, क्रस्ट जोन। लाइकवाइज ये भी डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होता है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, क्योंकि बहुत डिटेल में आपको इसका स्टडी नहीं करना है। सो बायोस्फीयर रिजर्व में हम एनिमल्स के प्रोटेक्शन के साथ साथ वहाँ के ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को भी ध्यान में रखते हैं। अब ये ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? जो ट्राइबल पीपल हैं, जो आदिवासी लोग इन जगहों पे रह रहे हैं, उनको उनका भी प्रॉपर पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जो उनकी टेक्निक्स हैं, जो उनके मेथड्स हैं, चाहे वो पुराने हैं, लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में हेल्पफुल होते हैं। देखो, अगर हम अर्बनाइजेशन, अगर हम शहर और इतने सारे फॉरेस्ट की कटिंग ना करते तो इतना एनवायरनमेंट को नुकसान, कभी ओजोन की बात करते हैं, कभी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। लोग पहले भी रहते थे, लेकिन पहले एक्सेसिव यूसेज नहीं था रिसोर्सेज का। तो इन लोगों के साथ मिलकर जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्पफुल हैं उतने ही, इसलिए वो जिस तरीके से आदिवासी ट्रेडिशनल तरीके से रहते आ रहे हैं, उन्हें वैसे ही रखा जाता है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, दे आर वेरी मच लार्जर एरियाज। लार्जर एरियाज मतलब कि इतना बड़ा जगह होती है कि एक ही बायोस्फीयर रिजर्व में हमें 2 या 3 नेशनल पार्क, वही प्रोटेक्टेड एरिया है ना, या फिर सेंचुरीज एक ही बायोस्फीयर रिजर्व्स में होती हैं। दे आर not only protecting the animals but also the human communities। ट्राइबल लोगों के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? ह्यूमन कम्युनिटीज who live in these regions and their way of life। Next is about the centuries। सेंचुरीज जो होती हैं, यहाँ पे मेन एम्फोसिस, ज्यादा ध्यान किसका रखा जाता है? एनिमल्स का। सो देयर इज नो डिस्टर्बेंस और अ डेंजर। ना उनको कोई खतरा होता है, ना उनको ये होता है कि हमारे को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको तरीके से रखा जाता है। ना वहाँ पे हंटिंग अलाउड होती है, ना पोचिंग या कैप्चर, किसी को पकड़ना, किसी भी जानवर को पकड़ना अलाउड नहीं होता इन सेंचुरीज में। अब आपको इस चीज से देखो, ये समझने की कोशिश करो कि जानवरों को तो हम जू में भी रखते हैं, यू नो, एनिमल्स तो जू में भी आप रखते हैं, पर दे आर कम्प्लीटली इन कैप्टिविटी। वो वहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, राइट। उनका नेचुरल हैबिटेट तो जंगल है ना, हमने उनको आर्टिफिशियली रख दिया। अब आप सोच के देखो कि जैसे अगर हमें रखा कोविड की वजह से, हम लोग लॉकडाउन, घर के अंदर, तो हम तो कुछ टाइम में ही के लिए ही रह रहे हैं। और इन एनिमल्स को देखो कि एक बार अगर इनको कैप्चर कर लिया, इनको पकड़ लिया और एक बार जू में कर दिया, तो दे हैव टू लिव फॉर देयर होल लाइफ इन दीज जू। So there are approximately 544 sanctuaries in India। इन सेंचुरीज में एनिमल्स और बर्ड्स दोनों का ध्यान रखा जाता है, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि सेंचुरीज में मेनली हम किस पे कंसंट्रेट करेंगे? वाइल्ड लाइफ के ऊपर। सो मोस्टली फौना इज टेकन केयर ऑफ इन दीज एरियाज। तो जो कोई रेयर स्पीशीज होती हैं, खासकर पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा मिलने वाली, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे लायन, एशियाटिक लायन है, दैट इज मेनली प्रोटेक्टेड इन द गीर फॉरेस्ट। फिर हमने पढ़ा कि जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उसमें मेनली हम क्या कर रहे हैं कि एनिमल्स को और वाइल्ड लाइफ को भी और अपने फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सेंचुरीज, दे आर परफॉर्मिंग वन मोर फंक्शन ओवर हियर, दैट दे आर एजुकेटिंग पीपल। दे आर मेकिंग people aware about the importance of these animals and how they are necessary for a good ecological balance। आपने पहेली और बूझो, आप जब बुक रीड करोगे ये लेसन, उसमें 2 नेम वेरी कॉमन दे आर, पहेली एंड बूझो। दे वेंट विद प्रोफेसर अहमद टू अ बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने आपको मेंशन किया है कि वहाँ पर वो गए, तो उन्होंने क्या देखा कि हाउ द साइकिल विद इन द फॉरेस्ट इज मेंटेन्ड, हाउ एनिमल्स आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। तो हमारे को अवेयर करने का काम भी कौन कर रही हैं? जो वाइल्ड लाइफ है इन सेंचुरीज में रह रही है। तो नेक्स्ट आर द नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स जो एरियाज होते हैं, दे हैव अ स्पेसिफिक बाउंड्रीज वेयर फ्लोरा एज वेल एज फौना। इन दोनों चीज़ों का तो ध्यान रखा ही जाता है। साथ साथ इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, या कोई हमारे रिसोर्सेज हैं, कोई माइंस हैं वहाँ पर, all they are taken care of। no human activity is allowed in such areas। जैसे हम सेंचुरी में बोलते हैं, फिर भी ग्रेजिंग अलाउड होती है,
या मैंने आपको स्टार्टिंग में बायोस्फीयर रिजर्व देखा आपने, उसमें भी एरियाज होते हैं वेयर ट्राइबल्स कैन लिव, बट इन नेशनल पार्क नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर allowed and mostly they are not open for the public. So national parks protect the environment, natural resources as well as wildlife present over there. So in India approximately there are 103 national parks which are specific for a particular type of animals, like Ranthambore is there, Sariska is there, Rajaji, Jim Corbett National Park. All these are specific of the taking care of animals. Before ending the topic, I would like to talk about one personality of our country. Her name is Salumarada Thimmakka. She is also known as a tree woman. अब आपको नेम ही सजेस्ट कर रहा है. Yes, she has planted 384 banyan trees over a stretch of only 4 kilometers. और उन्होंने इसके अलावा भी more than 4,000 trees she has planted. So मतलब आपको पॉइंट आउट करने के लिए और ये दिखाने के लिए मेन पर्पस ये है कि इट्स नॉट कि अगर मनी है तो ही आप कुछ काम कर सकते हैं, या अगर आप एजुकेटेड हैं तो ही काम कर सकते हैं. अंदर ह्यूमैनिटी के लिए, आसपास के लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए करने का जज्बा होना चाहिए. थोड़ी थोड़ी हेल्प, कुछ भी, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, आप सभी कुछ ना कुछ एक अच्छा सा काम हम करेंगे, ऐसा मन में लेके चलोगे तो यस यू विल ऑल्सो लर्न थिंग्स. हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ये सारी चीज़ें भी आए. एंड शी रिसीव्ड अ पद्म श्री अवार्ड in 2019 for her efforts to save trees and environment. I hope आपने लेसन को, जितना टॉपिक हमने कवर किया है, आपने उसको ध्यान से सुना और आपको समझ भी आया होगा. एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोग एंड में करेंगे. आपने क्या लिस्ट बनानी है? प्लांट्स के प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट अलग, और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स जो भी हम एनिमल से मिलने वाली चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मिल्क है चाहे कुछ भी है, वो क्या करना है उसकी लिस्ट अलग बनानी है. बनाएंगे ना आप सभी? अब ये नहीं कि मैम ने 4 लिखा है तो आपने प्लांट के 4 लिखने और एनिमल के 3. आई जस्ट ट्राई टू टेल यू कि आप किस तरह से टेबल बनाओ. यू राइट एज मैनी एज यू कैन. ऑलराइट, अपना ध्यान रखेंगे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.